वेलकम बैक जी, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक क्वेश्चन अब ये मैं आप लोगों के आगे रख रहा हूँ। अभी तक हमने जो डिस्कशन की है, ये साइड थोड़ी सी खामोश है। थोड़ा सा आप लोगों को मैं करूँ कि ये जो क्वेश्चन है, अब हम जो अब तक डिस्कशन कर अब तक की डिस्कशन से आपको क्या आइडिया हुआ कि स्टेट कंपनी में ही ज़रूरी है ये जो प्रैक्टिसेस अभी हम जो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या लिस्टेड में ही ज़रूरी है? आप ये सिर्फ लिस्टेड में नहीं, नॉन लिस्टेड में भी और एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी ज़रूरी है। और उसके अलावा एओपी पार्टनरशिप जिसमें भी है, वहाँ पे भी ये रिक्वायर्ड है। जब तक हमने डिस्कशन की है, उसकी रीज़न क्या आप उसको समझ गए? इसकी रीज़न बेसिकली यही है कि एक सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर रहते हुए सारा जो है ना काम किया जाए, ताकि उसकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। आप मुझे कोई अच्छा सर, इसमें यही है कि ये जो आपने बात की है ना, ये मतलब वही चीज़ है जिसे हम अपने नॉर्मल रूटीन में कहते हैं कि सिस्टम बाईपास हो जाता है, सिस्टम बाईपास होता है, चाहे वो एम्प्लॉय लेवल पे हो, एम्प्लॉयर लेवल पे हो। तो बात वही है कि ये ओवरऑल जनरल टर्म में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टॉप टू बॉटम जो है वो कैसे चलना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो ये तकरीबन आपको पता है कि फैसलाबाद में ये ज़्यादा लैग कर रही हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये वैसे मेरी अपनी एक ओपिनियन है कि जिस तरह बात कर रहे थे कि सर बात कर रहे थे हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो हम उनको बताते हैं। तो आया जब आप कंपनी एक रजिस्टर्ड कर रहे हैं, कोई आपके पास आया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होने आ रहा है, तो आप उसके लिए एक वैसे कंपलसरी कर दें कि कम से कम आपको ये 2 या 4 दिन का एक सेशन होना चाहिए, ये चीज़ है। तो उसके बाद हम आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, ताकि कम से कम अगर आप 50 जो हैं वो कस्टमर्स क्लाइंट्स को भी करते हैं, तो अगर 10 बंदों को भी समझ आती है तो एक ट्रेंड तो चलना शुरू हो जाएगा ना। अब देखें, ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, ये है बेसिकली जो है वो है ये ऑनर्स के लिए, जिनकी कंपनियां जो ऑनर्स हैं, लेकिन हम मोस्टली जो है वो एम्प्लॉयज़ अटेंड कर रहे हैं। हाँ, कंसल्टेंट्स। तो बेसिकली ये उधर से शुरू होनी चाहिए थी, आना उनको चाहिए था, भेजो हमें खुद रहे हैं। तो हाँ जी, हाँ जी जी। नहीं, ये चीज़ें हैं, देखें कि जनरली जो हम आए हैं मोस्टली एम्प्लॉयज़ हैं या जो जनरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो हैं, तो ये हैं उनके लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि होना ये चाहिए कि जो जहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि जिनके पास आते हैं रजिस्टर्ड होने के लिए, तो उनके लिए कंपल्सरी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि सर ये हम आपको कर रहे हैं रजिस्टर्ड, लेकिन कम से कम 1-2 दिन का सेशन है वो आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। तो इससे मेरा ख्याल है कि काफ़ी अवेयरनेस आ जाएगी इस चीज़ की। जी, मैं उस्मान साहब ने जिस तरह बात की थी कि और बुनियादी तौर पे जिस तरह आपने भी बात की, मैं उसी को इन्फोर्स करूँगा कि इस सेशन के अंदर अगर उन मियाँ साहबान लोग भी हों जिन्होंने कि जिसके तहत वो सिस्टम सारा चल रहा होता है। अब जिस तरह इन्होंने उस्मान साहब ने बात की है कि मियाँ साहब ने खुद कहा कि जी आप पहले जाके उस्मान साहब से साइन करवाएं, तो ये एक टॉप डाउन अप्रोच जो है ना, ये एक इसमें है मुझे। सर मेरे ख्याल से जो कंपनी चूँकि एक सेपरेट एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उनको चलाने के लिए कॉम्पिटेंट लोग ऊपर होने चाहिए जो कि उस कंपनी के समझते हों। तो इसलिए ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा उतनी ही कंपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और इसकी ये जो बढ़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया। तो वही बात सस्टेनेबिलिटी, सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी है, ग्रोथ भी है, व्हाट इज लैकिंग? सस्टेनेबिलिटी। जी जी। अच्छा, आपने बात की ना कि बिजनेस लीडर्स को, डायरेक्टर्स को, डिसीजन मेकर्स को हमने इनवाइट किया, तो कोशिश की थी। और असल में आई कैप जो है ना वो एक प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोसिएशंस, वो उनकी मीटिंग्स वगैरह में आ जाते थे। हमने कोशिश तो की है, बट दोज आर द राइट प्लेटफॉर्म्स, वहाँ भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अब सही है कि उनको एजुकेट करना चाहिए। और एजुकेट, देखें, सिर्फ कंसल्टेंट का काम नहीं है एजुकेट करना। कंसल्टेंट के पास आते हैं, फिर 6 महीने बाद आए, फिर साल बाद आए, तो वो इतनी कॉन्टिन्यूस एजुकेशन नहीं करता। जो लोग इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं ना, दे कैन डू स्लो पॉइजनिंग, और लोगों ने की है, इंडस्ट्री में लोग कर रहे हैं। आपकी उस्मान एहसान साहब जब अपना इदारा ज्वाइन किया था और अब वो इदारा कहाँ पे है, देयर इज ऑफ डिफरेंस। जी 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 जी, आप सही कह रहे हैं। आपको भी वैसे पता है कि
एम्प्लॉय की बात में और कंसल्टेंट की बात में बड़ा फ़र्क होता है। आपकी बात भी ठीक है कि स्लो पॉइजनिंग होती रहनी चाहिए, लेकिन वो स्लो पॉइजनिंग हर एक को असर नहीं करती, ये भी चीज़ एक है, कुछ फैक्ट है। लेकिन ये एक बात है, एक बात अगर मैं एम्प्लॉई हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयर से कहूँगा कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, वही बात अगर एक कंसल्टेंट करेगा ना तो उसकी इफेक्टिवनेस ज़रा ज़्यादा होगी उस चीज़ के वाले से, जो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। जी ये भी आप फरमा रहे थे कि फैसलाबाद का कल्चर ऐसा है, लाहौर भी कहता वली अल्लाह का शहर नहीं है, कराची का भी यही हाल है। आप लाहौर में भी हमारा अब जाते रहते हैं, हमारे माशाल्लाह काफ़ी क्लाइंट है, सब ये गुजरांवाला के तो अल्लाह ही मालिक है। बस मुल्तान भी आप देख लें, वो तो पीरों का शहर है, हाल कहीं गवर्नेंस नहीं है, चंद कंपनियाँ निकालते हैं। लिस्टेड कंपनियों में हाल ये है कि वहाँ भी वन मैन शो होता है, कहने को लिस्टेड कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी को छोड़ें। अभी मुल्क में इनकलाब अभी नहीं आया, तो निजी लेवल में इनकलाब क्या आएगा। जी थैंक यू। अच्छा जी, चले हम इसको थोड़ा सा अब उसकी थ्योरी पे आ जाते हैं, गपशप लगा ली हमने काफ़ी। तो अच्छा जी, तो बेसिकली ज़रूरी इसलिए है कि हमारे मुल्क में जो लार्ज सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी में, वो नॉन लिस्टेड और प्राइवेट कंपनीज का ही सेक्टर होता है। अगर उसकी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इन क्वेश्चन आ जाए तो फिर वही हाल होगा उस इकोनॉमी का जो हमारी इकोनॉमी का हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, इस बात को सामने रखते हुए जहाँ से मुझे ये आइडिया मिला और जहाँ से इस मटीरियल को मैंने फॉलो किया, वो ये एक लिंक है, प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर नॉन लिस्टेड कंपनीज। ये डॉक्यूमेंट SCCP ने प्रिपेयर किया, ये लिंक है, ये डॉक्यूमेंट आपको ईमेल में इस स्लाइड्स के साथ शेयर कर दिया जाएगा। दिस इज वेरी गुड डॉक्यूमेंट, अच्छी एफर्ट है SCCP की, और मैंने भी उसी डॉक्यूमेंट को स्टडी किया और वहीं से गाइडलाइंस ली हैं। एक आप कहना रोड मैप है टू स्टार्ट विथ, कि पहले आप फर्स्ट स्टेप में ये लेके आए, फिर ये लेके आए, फिर ये लेके आए, उसी अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा जी, वही बात हमने जो पहले की कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है, तो दैट्स वाई अगर हम ये चाहते हैं कि बिजनेसेस डिसॉल्व ना हो, दैट्स वाई दीज गुड प्रैक्टिसेस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें लिस्टेड में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वहां कोड है, वो लॉ है, पब्लिक सेक्टर में लॉ है, प्राइवेट सेक्टर में लॉ नहीं है, प्रिंसिपल्स हैं जिसको हमने फॉलो करना है, और जिस चीज को हम बेनिफिशियल समझते रहेंगे हम फॉलो करते रहेंगे, प्रैक्टिस एक बेसिकली एक कल्चर चेंज करना है। और वो कंसल्टेंट और जो वहां पे फाइनेंस और अकाउंट्स के और जो ऑडिट के लोग बैठे हुए हैं, जब तक इनका आपस में एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन नहीं होगा वो चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर ही, अगर कंसल्टेंट एक बात कह रहा है उस बात को आप अगर आप वहां पे परमानेंट स्टाफ में हैं, आप उस बात को इन्फोर्स करते हैं, आप कोई बात कह रहे हैं, कंसल्टेंट उस बात को इन्फोर्स करता है, तो अल्टीमेटली वो बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट होंगी उन इदारों में, सब्जेक्ट टू जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है वो कुछ एजुकेटेड है, वो आपकी बात को कुछ समझती है। अब जो जनरेशन आ रही है फॉर्चुनेटली वो बाहर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रही है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वो IT की तरफ, एवोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, और ये चीज़ हमें नज़र आ रही है, बट प्रोसेस स्लो है, ठीक है जी। तो इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें शेयर होल्डर का, मैनेजमेंट का रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का, मैनेजमेंट का, शेयर होल्डर्स का, और कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि रिक्वायर्ड ही नहीं है, सिर्फ कंपनीज एक्ट हमने फॉलो करना है, वो डेफिनेटली वो कंपनी सेक्रेटरी का काम है। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी भी माशाल्लाह हमारे एक जी, कंपनी सेक्रेटरी कौन होगा यार, ये डायरेक्टर है, इसको भी कंपनी सेक्रेटरी बना दें, ये CFO है, इसको बना दें कंपनी सेक्रेटरी, तो फुल फ्लैज जॉब तो खैर नहीं कह सकते। प्राइवेट सेक्टर में ये कह सकते हैं कि ही इज द मैनेजर टैक्सेशन, ही इज मैनेजर अकाउंट्स एंड टैक्सेशन, चलें ये कंपनी सेक्रेटरी जैसा आपका एक ड्यूल रोल है, लेकिन ये रोल डिफाइंड होना चाहिए। एज ए कंपनी सेक्रेटरी ये JD है आपका, एज ए चीफ अकाउंटेंट ये JD है आपका, बट एटलीस्ट JD शुड बी डिफाइंड कि कंपनी सेक्रेटरी के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ठीक है जी। तो अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं होता हमारे प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, सो मैं ये बात कर रहा था, अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे,
सो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? इट्स अबाउट एस्टेब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क जिसमें हम उस बिजनेस में कोई वैल्यू ऐड कर सकें और लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी की तरफ ले जा सकें. दैट्स ऑल अबाउट. ठीक है. एग्रीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी ज़रूरी है, जो कि नहीं होती अनफॉर्चुनेटली. हमारे यहाँ पे देखा होगा कि एक एम्प्लॉई है, वो 4 मियाँ साहिबान को रिपोर्टेबल है, वो चारों से डायरेक्शन ले रहा है. प्रॉपर ऑर्गेनोग्राम नहीं होती, फॉर्मेलिटी के लिए ISO की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लगाई होती है, वो पता नहीं उसको फॉलो भी कोई नहीं कर रहा होता. प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन का कल्चर नहीं है चंद इदारों के सिवा. उसके बाद प्रॉपर SOPs का, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, मैनुअल्स का, उसको अपडेट करने का, उसकी कंप्लायंस करने का कोई कल्चर एज सच मेजॉरिटी इदारों में नहीं है, जिसमें प्रॉपर आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करनी है ताकि कोई भी पर्सन ओवर बर्डन ना हो, कोई भी पर्सन अंडर बर्डन ना हो, जबकि इनफैक्ट ऐसे हो रहा है हमारे इदारों में. सो एक और मेंटालिटी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चेंज करने की जरूरत है हमारे यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी की. सॉरी, जो आखिरी पॉइंट है कि कंपनी इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर. हमारे यहाँ मेंटालिटी क्या है? ये मेरी कंपनी है, मैं जो मर्जी करूं, मैं पर्सनल खर्चे करूं, जो मर्जी करूं. दिस इज नॉट द केस. बिजनेस या कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. जब हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कंपनी से करने शुरू करते हैं तो वहां डिस्प्यूट राइज होता है डायरेक्टर्स में, शेयर होल्डर्स में, और वो फिर अल्टीमेटली एक कन्फ्लिक्ट राइज होता है और डिवीजन की तरफ बात चली जाती है. दीज आर द बेसिक रूट कॉजेस कि हमारे बिजनेस सस्टेनेबल क्यों नहीं है. अच्छा, ये था एक आइडिया के एक मॉक हम कोई बोर्ड बनाएंगे, पर हमारे पास स्ट्रेंथ होगी, इसको स्किप कर रहा हूँ. चलें, ओके. एक आइडिया से दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स जो हम अब ये जो डॉक्यूमेंट है SCCP का, हम उसके जो प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हुए हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहला प्रिंसिपल क्या उन्होंने दिया हुआ कि आप एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करें. ठीक है जी, एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करें जिसको फॉलो करते हुए आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनेबलमेंट करनी है उस ऑर्गेनाइजेशन में. वो फ्रेमवर्क क्या है? ये आपके सामने एक डायग्राम है. ये दीज आर ऑल एरियाज जिसको उस फ्रेमवर्क ने कवर करना है. अब इनको हम डिस्कस करते हैं आगे इंशाल्लाह. तो फ्रेमवर्क का क्या रोल प्ले करेगा कि बेसिकली ओनर्स ने और शेयर होल्डर्स ने ये एस्टैब्लिश करना है. शेयर होल्डर्स ने, डायरेक्टर्स ने नहीं. शेयर होल्डर्स शुड डिस्कस विद डायरेक्टर्स. देखिए, मिसाल के तौर पे हम एक कंपनी की बात करते हैं, फैमिली ओन्ड कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर्स 10 शेयर होल्डर्स हैं. 3 भाई हैं, वालिद साहब हैं, चेयरमैन हैं, 3 डायरेक्टर्स हैं, आगे उनकी बेगम है वो भी डायरेक्टर हैं, लेकिन वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वर्किंग में नहीं है. 6 डायरेक्टर्स हो गए, आगे उनके बच्चे हैं, वो शेयर होल्डर्स हैं. अब सब लोग उस बिजनेस के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं, सेल का है. ठीक है जी. तो वो जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन शेयर होल्डर्स को वो डायरेक्टर्स अकाउंटेबल हैं कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी भी रखनी है, अकाउंटेबिलिटी भी रखनी है, उन्होंने इंटेग्रिटी को भी फॉलो करना है, उन्होंने मैनेजमेंट स्टीवर्डशिप के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करना है, तो वो शेयर होल्डर्स को आंसरेबल हैं. तो शेयर होल्डर्स ने ये मूव क्रिएट, ये एक उन्हें फोर्स करना है, ये एक मूवमेंट लेके आनी है कि जी देयर शुड बी ए प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जिसके जो आपने हमें बताना है डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स को जी कि आप किस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इस बिजनेस को चलाएंगे. हम अपना बिजनेस आपके हवाले कर रहे हैं एज इन्वेस्टर, हमें आप बताएं सही कब करेंगे क्या. ठीक है जी. तो इसमें, इस फ्रेमवर्क में हमने ये डिफाइन करना है कि कौन सी पावर्स शेयर होल्डर्स के पास है और कौन सी पावर्स, ये रोल पहले तो ये डिवाइड करना है कि डायरेक्टर्स का रोल क्या है और शेयर होल्डर्स का रोल क्या है. कौन से डायरेक्टर्स, कौन से डिसीजंस बोर्ड के पास अथॉरिटी के वो कर सकते हैं. कंपनीज एक्ट भी इस चीज को डिफाइन करता है, तो हमने कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करना है. ये हम लॉ की बात नहीं कर रहे, बट कंपनी एक्ट को तो हमने फॉलो करना ही करना है इन एनी केस, चाहे वो सिंगल मेंबर कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. बट उस फ्रेमवर्क में डिफाइन करना है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डायरेक्टर्स की क्या है और कौन से डिसीजंस हैं जो शेयर होल्डर्स ने ले हैं, वो डिफाइन करना जरूरी है. उसके लिए हमारे पास कंपनी लॉ है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं. ठीक है जी. और ये बेसिक एक जो फ्रेमवर्क है जो कि रिस्ट्रिक्ट करेगा
बोर्ड को कि आपने इससे आगे नहीं जाना। तो दैट्स ऑल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। फ्रेमवर्क हम यहाँ बनाने के बता रहे हैं, फ्रेमवर्क बनाना कैसे है वो एक अलग डिस्कशन है। तो बेसिक स्टेप क्या है? पहला कि आपने एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करना है और शेयर होल्डर्स ने और डायरेक्टर्स ने आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मिल के इसको करना है, ताकि शेयर होल्डर्स उस फ्रेमवर्क की बेस पे वो कंपनी उनके हवाले करें, चले जी और ये इदारा चलाएं, बट आपका बाइबल ये है, इसको फॉलो करना है आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहला टॉपिक, पहला स्टेप क्या आपने एस्टेब्लिश करना, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है जी कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है। हु विल बी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अमंग शेयर होल्डर्स, क्योंकि डायरेक्टर के लिए शेयर होल्डर होना जरूरी है कि उन्होंने उस कंपनी की बागडोर संभालनी है। फिर बोर्ड जो है वो फिर आगे मैनेजमेंट अपॉइंट करेगी, CFO, GM प्रोडक्शन, GM मार्केटिंग, ABC वटाइवर जो भी है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने बोर्ड को इफेक्टिव बोर्ड होना चाहिए एंड दोज शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट कि बोर्ड होना कौन सा चाहिए, अच्छा इसको भी बोर्ड में ले लें, इसको भी ले लें, इसको भी ले लें, उन्होंने डिलीवर क्या करना है वहां पे, क्या उनकी शमूलियत बोर्ड में इफेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि दीज आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो कि कंपनी के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा स्लाइड से फर्क है, डिफरेंस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वो क्या है। वो डेफिनेटली कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी डिफाइन करता है, डिटेल्स वहां पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे इतना बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्राइवेट सेक्टर में कि हम इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इन्वॉल्व करें, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं कि जो जेंट्स हैं वो बिजनेस चला रहे हैं, जो फीमेल्स हैं वो हाउसवाइफ्स हैं, दोज आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो वो डेफिनेटली उनको सिर्फ बोर्ड की मीटिंग में आपने शामिल करना है, उनको डिसीजंस में शामिल करना है। अब रिसेंटली परसों की बात है, तो एक साहब से मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी हम 3 भाई हैं और एक हमारी बहन है, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, वो एक्टिव नहीं है बिजनेस में, लेकिन जब हम डिसीजन करते हैं कोई इंपॉर्टेंट, हम उनको अपनी बोर्ड मीटिंग में शामिल करते हैं। दिस इज गुड प्रैक्टिस। अदरवाइज क्या होता है, हमारे यहाँ जो सोच है कि जायदाद में विरासत में बहनों को हिस्सा नहीं देना, कंपनी में शेयर्स भी नहीं देने, साइन करवा लिए उनसे, एंड सो ऑन, जो चल रहा है वो एक कल्चर, एक मेंटेलिटी है जो कि चली आ रही है। तो उसके बाद उस बोर्ड ने डेफिनेटली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो, इस प्रेफरेबल। अगर नहीं है तो कोई ऐसे कोई आप नॉन कंप्लायंस नहीं करेंगे लॉ की। उसके बाद आपने चेयरमैन इलेक्ट करना है, एंड हु शुड बी द चेयरमैन, द मोस्ट सीनियर पर्सन, जो तमाम, जैसे हम कमेटी का चेयरमैन का होता है, तो कमेटी के चेयरमैन के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जो तमाम स्टेक होल्डर्स, बोर्ड मेंबर्स की पॉइंट ऑफ व्यू को, किसी भी डिसीजन में उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुने, समझे और एक ऐसा डिसीजन करे जो सबके लिए, जिसमें सबका म्यूचुअल कंसेंसस हो। तो चेयरमैन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे चेयरमैन और CEO सेम होता है नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज में, हो सकता है लेकिन डिफरेंट भी होते हैं। CEO कैन बी एन एम्प्लॉय, बट हमारे नॉर्मली एम्प्लॉयज CEO नहीं होते प्राइवेट कंपनीज में। ठीक है, कर लिया हमने। ओके जी, अच्छा उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम तो होता है एक्सटर्नल मैटर्स को डील करते हैं, वी ऑल नो, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है इंटरनल मैटर्स के लिए। बट नॉर्मली हमारे जो ओनर्स हैं दे डोंट नो कि हमारे आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ, हालांकि वो डॉक्यूमेंट उनके इंटरनल मैटर्स को रिलेट कर रहा है, बट दे डोंट नो कि हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है। दे शुड रीड एंड नो अबाउट इट कि हमारी लिमिट्स क्या हैं, एक्सटेंड क्या है। वो कोई डिसीजंस ले रहे होते हैं तो आर्टिकल उनको अलाउ नहीं कर रहा होता, दे शुड नो दैट। पर उनको एजुकेट करना भी डेफिनेटली बताना हमारा काम है एज ए कंसल्ट, एज प्रोफेशनल अकाउंटेंट। देयर शुड बी ए फॉर्मल स्केड्यूल कि जी जिसमें बोर्ड और मैनेजमेंट की आपस में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हो, जी बोर्ड का ये रोल है, मैनेजमेंट का ये रोल है, उसको भी हमें एक फॉर्मल होना चाहिए। ये प्रैक्टिसेस नॉर्मली हमारे इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करती, होनी चाहिए, वी शुड फॉलो इट, इज मैंडेटरी। अच्छा, डायरेक्टर्स के जो फॉर एग्जाम्पल कंसर्न्स हैं, मीटिंग में डिस्कशन होती है, बोर्ड मीटिंग्स में जो कंसर्न्स रिजॉल्व नहीं होते, अनरिजॉल्व रह जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो उनके अनरिजॉल्व मैटर्स को बोर्ड मीटिंग्स में
लिखा जाए कि ये डिस्कशन हुई, दैट वाज नॉट रिजॉल्व्ड। नॉर्मली क्या होता है, डिस्कस्ड एंड रिजॉल्व्ड, दिस। जो अनरिजॉल्व मैटर वो डिस्कशन में आते ही नहीं है, वो भी आने चाहिए ताकि रिकॉर्ड हो जाए। देखिए मीटिंग मिनट्स है ना, जो मैं आपने एक बात कही, आपने एक बात कही, आपने बात की, ठीक है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, आप उस पर कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ, लेकिन वो मिनट्स में आने चाहिए। नॉर्मली मैंने ये देखा है, हमने ये देखा है, जो रेजोल्यूशन होता है कि ये डिस्कस हुआ, रिजॉल्व हो गया, बस उसको ही मिनट्स में आते हैं। डिसएग्रीमेंट्स को हम, डिसेंटिंग नोट्स को हम नॉर्मली मिनट्स में शामिल नहीं करते। अच्छा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के जी बोर्ड मेंबर्स का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सीईओ का, चेयरमैन का क्या रोल है, डायरेक्टर फाइनेंस का क्या रोल है, डायरेक्टर ऑपरेशंस का क्या रोल है, डायरेक्टर एचआर एंड मार्केटिंग का रोल क्या है, डायरेक्टर आईटी का रोल क्या है, डायरेक्टर टैक्सेशन एंड लीगल का रोल क्या है। डेफिनेटली जो डायरेक्टर्स हैं वो अगर एक, दो या तीन या चार हैं, वो आपस में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर सकते हैं। मुख्तलिफ काम है। अब तीन, लेट्स से एक चेयर सीईओ है, दो डायरेक्टर, तीन भाई हैं, ठीक है जी, तो वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं जी ठीक है जी, मार्केटिंग और ऑपरेशंस मैं देखूंगा, फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्सेशन, लॉज वो आप देखेंगे, बाकी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, वो जितने भी एरियाज हैं, और वो जो नीचे टीम है वो कहेंगे ठीक है जी, ये सीएफओ और उनकी टीम, टैक्सेशन, लीगल, वो एक डायरेक्टर को रिपोर्टेबल है, दूसरी टीम दूसरे डायरेक्टर को रिपोर्टेबल है, तीसरी टीम तीसरे डायरेक्टर को रिपोर्टेबल है। प्रॉपर एक हायरार्की चार्ट हमारा बनना चाहिए, जो ऑर्गेनोग्राम इन ट्रू सेंस ऑर्गेनोग्राम हो, जो कि प्रैक्टिकली फॉलो हो रही है, और उसको ग्रेजुअली हमें अपग्रेड करना चाहिए, उस ऑर्गेनोग्राम को भी, जॉब डिस्क्रिप्शन को भी, एसओपीज को भी। अच्छा, ये अब मैटर्स हैं जो शेयर होल्डर्स का मैटर, जो नॉर्मली हमें कंपनीज एक्ट कहता है, ये हमें पता है। ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट करनी है, एनुअल ऑडिट अकाउंट्स एंड डिविडेंड है, आर्टिकल 180 में चेंज लेके आना है, लीज के डिसीजन, इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन हैं, रिडक्शन कैपिटल, ये दीज आर ऑल कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट्स, यू नो वेरी वेल। ये शेयर होल्डर्स के पास पावर नहीं है, डायरेक्टर्स के पास पावर्स नहीं है, इसके लिए बोर्ड मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी, एजीएम में या ईओजीएम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हमें कॉल करनी पड़ेगी। ये बोर्ड की पावर्स हैं बहुत सारी, जो कि हम जनरली प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं कि ये आपने फॉलो करनी है। कॉर्पोरेट गोल स्ट्रेटजी, शेयर होल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर की सुपरवाइज करना, कॉर्पोरेट प्लान्स बनाना, बजट्स बनाना। अब नॉर्मली कॉर्पोरेट प्लान्स, बिजनेस प्लान्स, बजट्स हमारे यहाँ कंपनीज में नहीं बनते, फंड नहीं बनती। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी मंथली या क्वार्टरली, उस उन्हीं की बेसिस पे आगे बजट्स बनेंगे, वो नहीं बनते। तो डोंट नो जी हमारा, हम क्या कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑल इज वेल जी, कैश सरप्लस है, ठीक है, इट्स ओके, प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं है, दे डोंट नो कॉस्टिंग क्या आ रही है, बजट्स क्या बन रहे हैं। बजट्स होने चाहिए, प्लान हमारा क्या 6 महीने का, अगले 1 साल का, 5-6 साल के प्रोजेक्शंस बनाएं। बैंक वाले मांगेंगे तो हम दे देंगे उनको, वो थोड़ी सी विंडो ड्रेसिंग करके फॉर्मेलिटी के लिए, अपने लिए, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए कॉर्पोरेट प्लान्स, बजट्स नहीं बनते अनफॉर्चुनेटली। तो ये बोर्ड का रोल है कि उन्होंने इसको सुपरवाइज करना है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, एससीसीपी के साथ, एफपीआर के साथ, से बाकी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीईओ इज नॉट ऑथराइज कि वो जब उसको आंसर कर दे, ही शुड प्रेजेंट कि जी ये हमें लेटर आया, हमने ये रिप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कंसल्टेंट से एडवाइस ली है, की है, वट जो भी है। तो बोर्ड हैज टू मेक द डिसीजन। सिंगल पर्सन, आपने देखा है ये डिसीजन सिंगल पर्सन हमारे ले रहे होते हैं, ठीक है जी। सो कॉल्ड सेठ एंड मियाँ कल्चर में सीएफओ ने मियाँ साहब को बताया, मियाँ ने कहा जी ओके कर दो, हो जाता है, ठीक है जी। तो बोरिंग्स के डिसीजन हैं, अथॉरिटीज डिफाइन करनी है, हमने डिसमिसल करनी है, नॉमिनेशन करनी है मैनेजर डायरेक्टर की, सीईओ की। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कस्टोडियन हैं, उन्होंने उसकी कंप्लायंस करवानी है, शेयर होल्डर्स नहीं करवानी, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपके डायरेक्टर्स को असिस्ट कर रहे हैं, सीएफओ, प्रोडक्शन मैनेजर, जीएम्स, मार्केटिंग, एचआर, आईटी। सो ये उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है जी। चाहे इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी है, इंटरनल कंट्रोल्स है, रिस्क मैनेजमेंट है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट कि रिस्क को हमने मिटिगेट कैसे करना है। हम एक रिस्क की डिसीजन ले रहे हैं, इन केस अगर एडवर्स सिचुएशन आती है तो हाउ वी हैव टू मिटिगेट दैट। देयर इज नो प्लानिंग रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जी,
ओके अच्छा, इसके बाद कि हम शेड्यूल ऑफ डेलीगेशन कि फॉर एग्जांपल को डायरेक्टर अपनी पावर डेलीगेट कर रहा है तो उसके लिए डेलीगेशन होनी चाहिए कि जी मैं इन माय एब्सेंस आई एम डेलीगेटिंग दिस पावर टू दिस पर्सन, दिस सीएफओ एबीसी, बट उसने एक्शन तो लेना है बट विद द कंसेंट ऑफ दैट डायरेक्टर। ठीक है, सिग्नेचर तो होंगे लेकिन वो कुछ पावर्स डेलीगेट कर सकता है, उसका फॉर्मल होना चाहिए आइडियली। ठीक है, कंप्लायंस होना चाहिए कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, टैक्स कंप्लायंस कौन कौन सी हो रही है, कौन कौन सी नहीं हो रही, मंथली सेल टैक्स रिटर्न जा रही है नहीं जा रही, पीआरए की रिटर्न जा रही है नहीं जा रही, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जा रही, एक चेकलिस्ट होनी चाहिए ताकि हमें ये ना हो एकदम ख्याल है वो ये काम रह गया, हालांकि वो रूटीन में हो रहा होता है, स्किप ही होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी की कंप्लायंस है, आईएसओ की है, सर्टिफिकेशंस हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है, वो कौन कौन सी हैं हमारे पास, कब ड्यू हो रही हैं, कब एक्सपायर हो रही हैं, तो प्रॉपर एक स्केड्यूल, एक चेकलिस्ट होनी चाहिए जिसको हमने, हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम कब रिन्यू हमने करवाना है, पॉलिसी कब रिन्यू हो रही है, तो ये प्रॉपर स्केड्यूल होगा तो उसको हम देखते रहेंगे तो हमारे पास डेडलाइन आती रहेंगी। अब तो बड़ा इजी, आप रिमाइंडर लगा लें कैलेंडर पे, दैट इज सो इजी। इसमें साथ साथ आप लोग प्लीज अगर पार्टिसिपेट करना चाहें जरूर उस एट दैट टाइम करें, बाद में। ओके जी, ये वही दोबारा आ गए, सॉरी जी प्लीज। अच्छा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये जब से मैंने ट्रैवलिंग करनी शुरू की तो मुझे ये होता था कि 6 माह के लिए मैं चले जाता था तो मेरे जो सबऑर्डिनेट स्टाफ था उन पे वो बोझ आ जाता था जो मैं करता था। जब मैं वापस आता था तो वो काम पहले ही कर रहे होते थे तो मुश्किल होता था कि मैंने कहता लाओ मैं करता हूँ। तो मैंने सोचना शुरू किया कि मैं क्या करता हूँ। मैं मियाँ साहब के पास जाके चेक लेके बैठा होता था। क्या सीएफओ का काम था ये? नहीं, मैं अननेसेसरी किस्म के काम कर रहा था, छोटे छोटे चीज़ों में, हर काम में, क्योंकि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम 15-20 साल में उनका करीबी कॉन्फिडेंट होने की वजह से बहुत सारे काम वो मैं कर रहा था जो कि मेरे करने के थे नहीं। और जब मैं वापस सिचुएशन में आया तो मैंने देखा कि अब तो मेरे पास वो काम नहीं थे और मैं फारग होने लग गया। और फिर मैंने फोकस करना शुरू किया अपने आईटी कंट्रोल्स के ऊपर, अपने सिस्टम्स के ऊपर, अपने स्टाफ की ग्रूमिंग के ऊपर, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन के ऊपर और अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के ऊपर। यही चीज़ फॉलो अगर करें ना तो हमारी मैनेजमेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हम अपने मियाँ साहबान को देखें, वो दफ्तर आएंगे, वो क्या कर रहे होते हैं? ज़्यादातर चेक साइन कर रहे होते हैं, वोचर साइन कर रहे होते हैं, अब डिमांडे साइन कर रहे होते हैं यानी वो काम कर रहे होते हैं। उनको भी ये अंदाज़ा नहीं होता कि अगर वो इन चीज़ों से निकल कर हमसे स्ट्रेटजी डिस्कस करें, अगर हमसे ये चीज़ों के ऊपर आए ना तो शायद वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा डिलीवर कर सकें। वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, हाँ ना तो कर रहे होते हैं, उसके पीछे बेसिस तो होता नहीं है कोई। आप समझ रहे हैं ना? तो ये अगर हम सिस्टम्स हमने ही बना के देने, तो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आज से 19 साल पहले जब हमारी ये स्पिनिंग यूनिट लगा है तो हमारे सर मियाँ साहब का तरीकाकार ये होता था कि वो एक पर्ची उन्होंने बनवाई, ये पर्ची के ऊपर वो लिखते थे कि जी मैंने सौदा किया, वो पर्ची के ऊपर साइन करके वो सेल वाले लड़के को देते कि ये मेरा ये पर्ची है। पर्ची का मतलब कि मैंने तुम्हें कह दिया तो ये पर्ची है, यानी को कॉन्ट्रैक्ट होता था। उसके बाद वो जिसको गाड़ी निकालते थे ना वो अपनी कॉपी पे लिखते थे। अब हमें इजाज़त नहीं थी कि हम लिखें। उसके बाद उन्होंने एक सेपरेट लेटर हेड से छपवाए हुए थे जिनके के पास एक्सेस उनके पास था, और उनकी वो सेल टैक्स इनवॉइसेस भी खुद प्रिंट करते थे और फिर साइन करते थे और फिर वो हमें देते थे। एंड दैट इज़ द टाइम वी यूज्ड टू नो कि अच्छा ये सेल हो गई थी, ये इसका सारा सिलसिला था। हम भी पीछे होकर बैठ सकते थे लेकिन हम अपनी आदत से मजबूर थे, प्रोफेशनल थे, सोचते थे कि ये क्या सिस्टम है यार, ये पर्ची सिस्टम ये कैसे। हमने बैक एंड पे प्रोग्रामिंग शुरू करवाई, उनको कहा कि सर अगर ये पर्ची की बजाय अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने शुरू कर दें। उन्होंने कहा नहीं, अच्छा चलें आप बनाएं, मैं देखता हूँ, लेकिन मेरी पर्ची चलेगी। हमने कहा सर चलाई जाए पर्ची। अब पर्ची भी चलती रही, कॉन्ट्रैक्ट भी चलते रहे, महीना चले, उसके बाद उन्होंने कहा ये पर्ची छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट ही ठीक है।
समझ रहे ना, कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए। कॉन्ट्रैक्ट से फिर उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा कैसे करना है, आगे डिस्पैचेस कैसे देनी है। हमने डिलीवरी ऑर्डर अंदर डाल दिया, डिलीवरी नोट डाल दिया, गेट पास डाल दिया, करते करते जब उनको सारे सिस्टम में ले आए, फिर उनको कहा कि सर आपने साइन क्यों करने, साइन तो आपके ऑटोमेटिकली इंसर्टेड है, आप कंप्यूटर पे ओके कर दें हो जाएगा। उसके बाद वो इन्वॉइसेस के ऊपर आ गए कि इन्वॉइस से तो मैं साइन करूंगा, यानी वो तो मेरे साइनों से ही जाएंगी। तो हमने उनको लॉ पढ़ाया कि सर लॉ में तो कहीं नहीं है, साइन तो मैंने भी कर दिए, इसने भी कर दिए, अव्वल तो डिजिटल साइन भी कर दिए, तो कोई मसला नहीं है। जब वो भी प्रोसेस उनसे गुजर गया तो वो भी उन्होंने छोड़ दिया। अब वो जो वो काम करते थे ना, उस पर उनका एक सिग्निफिकेंट टाइम, कंपनी का सीईओ सारा दिन ये काम कर रहा हो, वो बोरों का हिसाब लेके बैठा, तो अंदाज़ा करें कितना उसका टाइम एंड एफर्ट ज़ाया होते हैं। एंड देन आफ्टर सम टाइम वी आस्क्ड हिम कि आपको कैसा महसूस हो रहा है अब? तो उन्होंने कहा यार मैं तो फारिग हो गया हूँ, मेरे पास तो अब काम करने के लिए काम ही कोई नहीं है। तो इस तरह के अगर हम अपनी स्टोरीज देखें ना, कि अगर हम मैनेजमेंट को सिस्टम में लेके आते हैं तो उसके बड़े बेनिफिट हो जाते हैं। और द इम्पॉर्टेंट क्रक्स इज़ दैट कि अगर हम अपने आप को और अपनी मैनेजमेंट को रूटीन के मैटर से निकाल के ये देखेंगे ना कि हमने आगे क्या करना है, तो फिर हम ज़्यादा शायद बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर सकेंगे। अब अगर लेट से हमारी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फैसलाबाद की हैं, उनके जो CFOs हैं उनके पास सर खुजाने का टाइम नहीं होता, 9-9 10 बजे तक वो बैठे होते हैं। उनसे आप स्ट्रेटजी की बात करें ना तो वो कहेंगे यार साइड पे हो जाओ। वो सारा दिन फाइनेंसिस को डील कर रहे हैं, उनके पास यानी वो अंडर स्टाफ्ड हैं, या उनके पास पॉलिसीज़ नहीं है, या और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से उनके पास इन सारी किताबी बातों के लिए टाइम ही नहीं है। सो कॉल्ड उनके लिए किताबी बातें हैं, लेकिन वो कहते हैं अंडे से आए मुर्गी के, मुर्गी से आए अंडे, दिन पहले आए संडे के, संडे से पहले मंडे। कि वो बात ये कि अगर ये होगा तो शायद उनके भी हालात ठीक हो जाए। अब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देख लें क्या होगा कि एक आध बंदा जो होता है ना, वो उसके पास लोड ज़्यादा होता है, बाकी वेले होते हैं। ऐसे ही अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक आध बंदा होता है जिसके पास लोड ज़्यादा होता है, वो होता है जो या तो कंपनी का CEO CFO होता है, या GM होता है, या मियाँ साहब का मुंशी होता है। तो ये बड़ी हैं। अभी मेरे पास कल एक ऑर्गेनाइजेशन के साहब आए हुए थे, वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे, वो बिल्कुल हमारी तरह की स्पिनिंग मिल थी सर, और उनके जो मालिक हैं वो आजकल एक क्लब के सेक्रेटरी हैं। तो वो उनसे मैंने कहा कि अपनी हायरार्की तो बताएं हमें, मुझे समझ नहीं आ रही, हर दूसरा बंदा जो है उस ऑर्गेनाइजेशन से जॉब ढूंढ रहा है, पता तो लगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो बंदे इतने नहीं है, आपकी भी उतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, इतने बंदे कैसे थे? सर उसने कोई हायरार्की बनाई, उसने कहा जी ये एक बंदा है, ये GM था, ये GM ऑपरेशन था, ये एक नीचे ऐसे था, ये एक वैसे था, मतलब बड़ी लिस्टेड कंपनी की तरह का ना उसने पूरा पोर्टफोलियो बना के दिया। तो मैंने कहा अच्छा आप इसमें कहाँ थे? उसने कहा मैं सर यहाँ था। तो वो सारा सिस्टम एंड पे उसने कहा सर एक ना बंदा यहाँ पे था, ये कौन है? ये मुंशी था। यानी कि टैक्स बुक्स के लिए अलग, एक्चुअल बुक्स के लिए अलग, और मियाँ साहब के मुंशी पुणे के लिए अलग। तो भाई आपने फिर वो एक्चुअल किताबें क्यों बनवाई अगर आपको उन पे भी यकीन नहीं है? अगर आपको टैक्स किताबें आपने अलग बंद स्टाफ रख लिया, अकाउंट्स के लिए उसके अलग रख लिए, मुंशी अलग रख लिया। तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप का भी नहीं आइडिया में करना क्या। थैंक यू। बात यह है कि हमारे मुल्क में ट्रेजेडी ये है कि अनप्लैन्ड अनपढ़ लोग, जब बूम पीरियड होता है ना, हर बंदा कमाता है, उसमें उनकी क्वालिटी नहीं होती, वो मार्केट ही चल रही होती है। आप गधे घोड़े पे पैसे लगाते हो, वो जीतता जा रहा होता है। हम समझते हैं हम बड़े समझदार हैं। पता उसको का चलता है प्लानिंग का या पॉलिसी का, जब मुल्क में कंपटीशन है और हालात बड़े ख़राब हैं, उस दौर में कमाना एक क्वालिटी है। उस वक्त CFO का दौर नज़र आता है, पढ़े लिखे लोगों का दौर नज़र आता है, जिससे हमारे यही प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे दौर में सारी वो मिलें बंद हो जाती हैं। डाइंग प्रिंटिंग एक्सपोर्टर देखे कितनी बंद हुई हैं अनप्लैंड। एक दौर में कमा रहे हैं, वो तो कमाना कोई काम नहीं, उसका दौर है पाकिस्तान का। अब देखें 50% मिलें आपकी बंद पड़ी हैं। ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जब ऐसे के हालात पैदा हों, कंपटीशन के दौर हों, क्या हमारे CFO हमारे प्रोफेशनल काम आ रहे हैं? ये ट्रेनिंग होनी चाहिए मालिकों को, लेकिन सुनता कोई नहीं है। वो हमसे ज़्यादा समझदार है, सियाने हैं। भाई आप बच्चे, कल के बच्चे हमें क्या सिखाएंगे? मुझे 40 साल हो गए मिल चलाते हुए, आप बच्चे कल आके मशवरा दे रहे हैं, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है।
जी थैंक यू जी, बहुत अच्छी हेल्दी डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है और माशाल्लाह प्रैक्टिस से भी लोग हैं, इंडस्ट्री से भी हैं, जाहिद चुगताई साहब भी हैं, इंडस्ट्री में भी रहे हैं, प्रैक्टिस में भी आ रहे हैं, तो मतलब दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। अपने अपने एक्सपीरियंसेस, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस सिटिंग। बाकी थ्योरेटिकल थ्योरी जो है वो तो आपको मिल जाएगी, मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, ठीक है जी, तो दैट्स गुड जी। अच्छा जी, लेट्स कम बैक टू द थ्योरी, देन फिर हम दोबारा आते हैं डिस्कशन पे। तो एक उसमें जो कोड में जो उन्होंने हमें एक गाइडलाइन दी हुई है, सॉरी प्रिंसिपल्स में SCCP में, कि एक इंटरनल कोड हम बना लें, अपना एक इंटरनल लॉ बना लें, जैसा फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी तरह एक इंटरनल लॉ या इंटरनल कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो जिसमें हमने लिखा हो जी कि कंप्लायंस लॉज एंड रेगुलेशन हमने कैसे करनी है, हमने कस्टमर सर्विसेज कैसे देनी है, पॉलिसीज। और ये होता है, ये अच्छे इदारों में, अच्छी कंपनीज में, एंटिटीज़ में ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल हम ISO की कंप्लायंस की अगर बात करें, अदर जो क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन उसमें बात करें, उसमें उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको, उन चीज़ों को फाइलों की हद तक या कस्टमर को दिखाने के लिए, सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए होते हैं, उसका जो एक्चुअल क्रक्स है हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे होते। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर अराइज हो तो उससे कैसे हमने हैंडल करना है, दैट शुड बी रिटन। शुरू में अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे कि कैसे करना है, ये ना हो कि जब हमारे सर पे मुसीबत आएगी तो हमने करना है। जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में नेशनल डिजास्टर को डील करने के लिए एक इदारा है, अर्थक्वेक आया, वो एक इदारा बना, बट जब डिजास्टर्स आते हैं उस वक्त उन इदारों की परफॉर्मेंस कारकर्दगी सामने नहीं आती कि भाई कैसे आप उसको हैंडल कर रहे हैं, क्या पॉलिसीज हैं। नोबडी नोज, बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें नहीं पता कि वो इदारा क्या कर रहा है, उनकी पॉलिसीज क्या है। दैट शुड बी ओपन पब्लिक डॉक्यूमेंट, और लोगों को उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सेफ्टी, हेल्थ के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से, फॉर एग्जांपल इन डिजास्टर्स को कैसे हैंडल करना है। तो अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वीडियो किसी ने शेयर की, कि इस सैलाब डेवलप्ड कंट्रीज में भी आते हैं, जापान में भी आया, लेकिन वहाँ किसी की डेथ नहीं हुई। उन्होंने बहुत ही सिस्टम, मतलब वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, जल्दे भी आते हैं, हमसे ज़्यादा आते हैं वहाँ पे, बट वो लोग प्रिपेयर्ड हैं, उनकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, और उन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई है कि हमने कैसे इनको मैनेज करना है। सो अच्छा, गिफ्ट्स हैं, हमने फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट देने हैं किसी को, बैंकर्स को या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, क्या पॉलिसी है, किस लिमिट तक देने हैं, ये छोटी छोटी बातें भी अगर हम में तो बहुत बेनिफिशियल है। इंटेग्रिटी, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को पहले कैसे फॉलो करना है, डायरेक्टर्स के एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए तो कोड ऑफ एथिक्स हैं, तो डायरेक्टर्स के लिए भी होना चाहिए इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स, क्योंकि हमने आज तक नहीं देखा कि इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स भी कोई डॉक्यूमेंट है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है जी। कम्युनिटी के लिए हमने क्या काम करना है, कितना हमारा बजट है, हमने कितना डोनेट करना है, किनको करना है, किन इदारों को करना है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब दैट शुड बी रिटन। और एम्प्लॉयज की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, ग्रूमिंग के लिए हमें क्या इन्वेस्ट करना है, तो दीज आर बेसिक एग्जांपल्स।